So today I have what? Today I have a very important sheet on forms of poetry. आज भी हम forms of poetry पर एक बहुत ही important sheet लेकर के आए हैं और उसमें आप देखेंगे कि बहुत ही important questions है, काफी डिटेल में, काफी एलाबोरेट में उसका जो है एक डिस्क्रिप्टिव आंसर तैयार किया गया, एक्सप्लेनेटरी आंसर तैयार किया गया है, सारे पॉइंट्स को रखा गया, सारे पॉइंट्स को कवर किया गया है और यू विल एंजॉय इन दिस क्लास. तो शेयरिंग विद यू पीडीएफ फाइल and I think it's visible. Is it visible? Yes, sir. Okay, okay. Just see each word और आज ही हमें पूरे पेजेस को कवर करने हैं. थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन हमें पेशेंस रख करके इसे सुनना है. क्वेश्चन नंबर 12 है. चूंकि क्वेश्चन नंबर 11 तक मैंने जो तैयार किया था वो मैंने पहले अपनी लेक्चर में, इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, आई थिंक कि सैटरडे को. एंड टुडे इज व्हाट? टुडे इज मंडे. संडे को आई कुड नॉट टेक एनी क्लास. तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट, जब मैं सोचता हूँ कि मेरे आंख की रोशनी कैसे चली गई. दीज लाइन्स आर फ्रॉम, ये लाइन्स कहाँ से ली गई है? यू हैव टू टेल मी. आपकी नजर में क्या है, ये लाइन कहाँ से ली गई? दीज लाइन्स आर फ्रॉम. On his blindness. On his blindness. या Blindness, ऑन sir. हिज ब्लाइंडनेस. ऑन हिज ब्लाइंडनेस Yes. का है. ऑन हिज ब्लाइंडनेस में अगर आप देखते हैं कि ऑप्शन जो दे रहा है वो शेक्सपियरियन सोनेट, मिल्टॉनिक सोनेट और पेट्रार्चल सोनेट, बोथ बी एंड सी. वी ऑल नो कि ये जो है आपका कहाँ से है? मिल्टॉनिक सोनेट से, मतलब बी आपका केवल सही है. जॉन मिल्टन का सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस की फर्स्ट लाइन है. दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ मिल्टन ऑन हिज ब्लाइंडनेस. ये कई बार आ चुका है, कई एग्जामिनेशन में, काफी फेमस है. 10+2 में भी इवन यू हैव रेड इट इन बी ए फर्स्ट ईयर. तो है बहुत पॉपुलर, कोई ऐसा नहीं कि बहुत कॉम्प्लेक्स है. क्वेश्चन नंबर 13 है जो आपके लिए एक नया चीज हो सकता है. वो क्वेश्चन नंबर 13 है. द वर्ड सटायर इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड लैंगसैटुरा. अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, द वर्ड सटायर इज डिराइव्ड, जो वर्ड सटायर है ये लिया गया है फ्रॉम द वर्ड, एक वर्ड से जिसका नाम क्या है? लैंगसैचुरा. LANX लैंगसैचुरा, SATURA. तो जो लैंगसैचुरा है, व्हाट इज दिस? इसका ओरिजिन कहाँ से है? इसका जो ओरिजिन है वो लैटिन से है. जो इसका ओरिजिन है कहाँ से है? लैटिन से. सो यू फाइंड व्हाट? यू फाइंड कि लैंगसैचुरा इट्स अ वर्ड या लैटिन वर्ड का, और जो कहाँ से आया हुआ है? आपका लैटिन वर्ड लैंगसैचुरा, वहां से. सो आई जस्ट वांट टू से कि जो मैं बताना चाहता हूँ या जो मैं आपको कर रहा हूँ वो ये है कि अगर आप देखते हैं कि जो लैंगसैचुरा है, लैंगसैचुरा रिफर्स टू व्हाट? इट रिफर्स टू लैटिन वर्ड. लैटिन वर्ड से आया हुआ है. नंबर 1 पॉइंट. और इसका अपना जो यूज करने वाले पोएट थे वो क्विंटिलियन थे. एक पोएट थे जिसका क्या नाम था? क्विंटिलियन. तो हियर यू फाइंड व्हाट? हियर यू फाइंड कि द वर्ड सटायर इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड लैंगसैचुरा. और कहां से? 13 का सी लैटिन से लिया गया है. एज अ लिटरेरी जानरा, एक लिटरेरी जानरा के रूप में सटायर इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट. सटायर जो है लिटरेरी जानरा के रूप में अगर देखा जाएगा तो यह जो है काफी ओल्डेस्ट है. द टर्म वाज क्वाइंड बाय द क्लासिकल रिटोरियन. द टर्म वाज क्वाइंड बाय द क्लासिकल रेटोरिशियन Quintilian. This is a very significant point. Quintilian. QUINTILLIAN. तो here you have to remember that कि जो वर्ड सटायर है ये लैटिन वर्ड लैंगसैचुरा से आया. पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा. दूसरा चीज यह जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिटरेरी जानरा है. इस शब्द को क्वाइन किसने किया हुआ है? क्लासिकल रेटोरिशियन क्विंटिलियन ने किया हुआ है. हु यूज्ड द रूट ऑफ द लैटिन वर्ड
सैचुरा, जिन्होंने क्या किया है, लैटिन वर्ड सैचुरा इसका रूट है, वहां से आया हुआ है, विच मीन्स फुल, और सैचुरा का मतलब क्या होता है, फुल, एंड वॉज फेमिलियर टू मेनी रोमन फ्रॉम द फ्रेज lying satura. This is L, not I. This is L, lying satura. So I just want to tell you question number 2 is important from 3 perspective. Question number जो 2 है वो 3 पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट, सटायर शब्द की जो उत्पत्ति है कहाँ से हुई है, लैटिन से हुई है। दूसरा सबसे बड़ा चीज क्या है, इसका जो रूट है वो क्या है, सैचुरा है। सटायर शब्द की उत्पत्ति लैटिन से हुई है, और लैटिन में कौन सा वर्ड है, लाइंग सैचुरा, और जो इसका रूट है वो भी क्या है, सैचुरा है। तीसरा चीज कि इसको क्वाइन किसने किया है, क्विंटिलियन ने क्वाइन किया है। क्लासिकल रेटोरिशियन क्विंटिलियन ने इसको क्या किया हुआ, क्वाइन किया है। आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम योर साइड कि जो वर्ड सटायर है यह लैटिन वर्ड लाइंग सैचुरा से आया है, ठीक है, लेकिन इसका रूट क्या है, व्हाट इज द रूट ऑफ सटायर, सटायर का रूट क्या है, या लैटिन वर्ड, या लैटिन वर्ड सैचुरा, लैटिन वर्ड सैचुरा जो है इसका रूट है। मेरा पर्पज आपसे पूछने का यही है कि एक बार आपकी तरफ से भी रिवीजन हो जाना चाहिए, थोड़ा सा ठहर करके चीजों को एक्सप्लेन करते हुए, क्लियर करते हुए, देन आई विल गो अहेड। So you find what? So you find satura, which means full and was familiar to many Romans from the phrase lying satura. I think you got it. Second point I want to know कि who coined the term satire? इस टर्म को क्वाइन किसने किया हुआ है? क्विंटिलियन सर। Who coined? Quintilian. Who was Quintilian? Quintilian was a classical rhetorical. Yeah, classical rhetorician. Quintilian was a classical rhetorician. तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्लियर हो गया। सटायर पे मैं इतना ठहर के इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द सॉनेट नंबर ऑफ शेक्सपियर्स लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड। जो लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सॉनेट्स ऑफ विलियम शेक्सपियर। इसका नंबर क्या है, कौन सा नंबर ये रहा है, किस नंबर पे आता है? 116, 116वां सॉनेट है। 154 सॉनेट का जो उनका कलेक्शन है उसमें 116th नंबर पे आता है, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड। सेकेंड पॉइंट आई वांट टू नो व्हाट इज द सब टाइटल, व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ द सॉनेट लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड। चूंकि आपने इसे पढ़ा है, इसका सब टाइटल क्या है इस सॉनेट का? सर ट्रू लव। ट्रू लव, या एग्जैक्टली ट्रू लव। जब वो कहते हैं कि लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पीडिमेंट्स, लव इज नॉट लव विच अल्टर्स व्हेन इट अल्टरेशन फाइंड्स। वहां पे उन्होंने किसके बारे में, ट्रू लव को लेकर के बात किया है, डिफरेंस बिटवीन ट्रू लव एंड फिजिकल लव। उनका कहना है कि जो ट्रू लव है यह इमॉर्टल है, गॉड गिफ्टेड है, डिवाइन है, सिलेस्टियल है, फॉर एवर है, इट विल नॉट डीके विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये सब चीजें आपको देखने को मिलती है। दूसरा चीज जो है, उन्होंने टोटल 154 सॉनेट लिखा। शेक्सपियर का 154 सॉनेट पब्लिश्ड विच ईयर, किस साल पब्लिश होता है? 1609। 1609 में, 1609 ईस्वी में। अभी ये चीज आगे आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपको समझ में आ गया कि ये लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, इट्स अ सोनेट ऑफ विलियम शेक्सपियर, सोनेट नंबर 116। इट्स सब टाइटल इज ट्रू लव। In this sonnet, he tells about the difference between physical love and true love. Physical love, it's the slave of time. Physical love change with the passage of time. Physical love can be removed by the remover, but true love can't be removed. It's not the slave of time. True love is forever. True love means love of heart, love of soul, love of mutual relationship. क्वेश्चन नंबर 15 है, विच वन इज
अनट्रू अबाउट रेटरिक, रेटरिक के बारे में कौन सी चीज इसमें सही नहीं है। द आइडिया शुड बी प्रेजेंटेड इन एन इम्प्रेसिव वे, ये बात सही है कि रेटरिक में जो आइडियाज होता है, रेटरिक का मतलब कि एक ऐसी लच्छेदार भाषा या एक ऐसी अभिव्यक्ति जिसमें जो है कई चीजें हों, जिसमें इथॉस हो, जिसमें पैथॉस हो, और एक वर्ड होता है लोगोस, तीन चीजों पर काम होता है। ये सब चीजें, तो उसका जो रेटोरिशियन होता है उसका मेन मकसद यही होता है कि वह जो है ऐसी अपनी बात को रखना चाहता है जो इम्प्रेसिव हो। तो ये सही है। वन शुड कंट्रोल द मोशन ऑफ द रेटरिक, बी में ये कह रहे हैं क्या किसी को रेटरिक का मोशन कंट्रोल करना चाहिए? नहीं। अगर आप रेटरिक का मोशन कंट्रोल करेंगे या उस पर ध्यान देंगे तो ये चीज जो है आप अपनी बात को इंप्रेसिव नहीं बना पाएंगे। तीसरा है द रेटरिक शुड यूज सच वर्ड्स दैट कैन ड्रा द पिक्चर इन द माइंड ऑफ द लिसनर, रेटरिक को ऐसे शब्दों का यूज करना चाहिए जो कि जो है आपके रीडर के माइंड में या लिसनर के माइंड में कोई पिक्चर ड्रा हो सके, ये बात भी सही है। अब अनट्रू क्या है? राइटर शुड नॉट यूज एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट हिज मेमोरी, ये गलत है। कोई भी जो राइटर होगा या कोई भी जो रेटोरिशियन होगा वह हर आदमी एग्जाम्पल दे करके बात करता है, अपनी यादों को तरोताजा करने के लिए वह वो करता है। तो ऐसा नहीं कि नॉट यूज बल्कि यूज, राइटर शुड नॉट यूज, ये गलत है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो ध्यान में रखना है कि राइटर शुड यूज, अपनी मेमोरी को के सपोर्ट में वह उसको यूज कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 है विच वन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का ऑब्जेक्टिव इनमें से कौन सा है? टू इनकरेज द स्टूडेंट्स टू कंसेंट्रेट ऑन द वर्ड्स ऑफ द पेज, ये बात सही है कि स्टूडेंट को वो जो है क्या करे, टू इनकरेज द स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट्स को इनकरेज किया जाए कि वो किस पर सीमित हो, वर्ड्स ऑन द पेज। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि उसमें जो भी पीस ऑफ लिटरेचर होता है, जो पोयम होता है, या अगर कोई पैसेज प्रोज से लिया गया या अगर कोई जो है लाइनें ड्रामा से ली गई, तो ये नहीं बताया जाता कि हु इज द ऑथर एंड व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोयम, ये दो चीज हटा दी जाती है और फिर इंडिपेंडेंट होकर के जो रीडर होता है उसको सोचने का मौका मिलता है। तो ये चीज होता है कि विच वन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। 16 का ये सही है कि टू इनकरेज द स्टूडेंट्स को उत्साहित किया जाए टू कंसेंट्रेट ऑन द वर्ड्स ऑन द पेज, कि वे वर्ड्स ऑन द पेज पर सीमित रहें। टू रिलाई ऑन प्री कंसीव्ड बिलीव्स अबाउट द टेक्स्ट, नहीं ये नहीं होता, इनहिबिशन नहीं होता, नन ऑफ द अबव। इसको काफी डिटेल मैंने एक्सप्लेन किया कि प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म इज दैट एक्सरसाइज इन विच यू आर गिवन अ पोयम, यह एक ऐसी एक्सरसाइज होती है जिसमें स्टूडेंट को पोयम दिया जाता है या अ पैसेज ऑफ प्रोज दिया जाता है, और समटाइम्स एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ प्ले, या प्ले से कुछ हिस्सा दिया जा सकता है, दैट यू हैव नॉट सीन बिफोर, जिसको आपने पहले कभी देखा नहीं है, एंड आर आस्क्ड टू राइट अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ इट, और आपसे कहा जाता है कि आप इसका क्रिटिकल एनालिसिस लिखिए। मतलब एक ऐसा पैसेज दिया जाएगा या एक ऐसा पोयम दिया जाएगा या पोयम का हिस्सा दिया जाएगा जिसके बारे में आप कभी जानते नहीं, पहले आपने कभी उसको देखा ही नहीं है, और आपसे कहा जाएगा आप इसके बारे में अपना क्रिटिकल एनालिसिस दीजिए। फिर है कि प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म इज लाइक द फॉर्मल स्टडी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है वो फॉर्मल स्टडी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है। फॉर्मल स्टडी कौन सी स्टडी होती है? वह स्टडी होती है जिसमें सब्जेक्टिविटी नहीं होती, जिसमें पर्सनालिटी नहीं होती, जिसमें पोएट की इमोशंस और फीलिंग्स को तरजीह नहीं दी जाती, बल्कि जो कुछ भी पोयम है उसी को तरजीह दिया जाता है। इसीलिए नाम आया था वर्ड्स ऑन द पेज, मतलब कि जो भी शब्द जो है कविता के रूप में आए हुए हैं उन्हीं शब्दों को महत्व दिया जाएगा। उस पोयम को समझने के लिए आथर का बैकग्राउंड, उसके एज का बैकग्राउंड, उसके समाज का बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं होता है। तो एक चीज क्या होता है, फॉर्मल स्टडी होती है। फिर उसके बाद करें इटसेल्फ अ रिलेटिवली यंग डिसिप्लिन, यह भी एक यंग डिसिप्लिन है। इट बिगैन इन द 1920s, अभी इसके पहले भी एक क्वेश्चन आया था कि प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जब 1920 में शुरू हुआ था तो कैम्ब्रिज स्कूल के कौन से क्रिटिक, आई.ए. रिचर्ड्स। इट बिगैन इन 1920s, इसकी शुरुआत 1920 में हुई थी विद अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट बाय द कैम्ब्रिज क्रिटिक आई.ए. रिचर्ड्स। किसने शुरू किया था? आई.ए. रिचर्ड्स ने।
ही गिव पोएम्स टू स्टूडेंट्स, उन्होंने कुछ पोएम्स स्टूडेंट्स को दिया विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, उसमें उन्होंने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया अबाउट हु रोड, कि इसको किसने लिखा, और व्हेन दे वर रिटन, या वे कब लिखी गई है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म इज अ फॉर्म ऑफ लिटरेरी एनालिसिस, यह एक ऐसा फॉर्म है लिटरेरी एनालिसिस का विच फोकसेस एक्सक्लूसिवली ऑन द टेक्स्ट। ये भी चीज पूछा जा चुका है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में सबसे ज्यादा किस पर फोकस किया जाता है? टेक्स्ट पर फोकस किया जाता है। इन प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म व्हाट इज इंपॉर्टेंट? टेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट। आई जस्ट वांट टू नो कि प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म बिगैन विच ईयर, किस साल आया हुआ है? 1924 सर। 1920 सर। 1920 में इसकी शुरुआत होती है। और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जो है, जो आप बात कर रहे हैं 1924, ये उसके टेक्स्ट की आपने बात करना शुरू किया। इवन टेक्स्ट भी प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 में आया हुआ है। इसकी शुरुआत 1920 में, यहां मैंने लिखा था। एंड हु इज नोन एज फादर ऑफ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म? आई रिचर्ड्स। I.A. Richards. I.A. Richards is known as father of. I.A. Richards belongs to which university? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। Cambridge University. That's good. Cambridge University. I.A. Richards belongs to Cambridge University, and you find what you find कि practical criticism it began in the 1920s. और ये चीज आता है। दूसरा चीज इसमें क्या you find the formal study of the poem, या if I say the word, if I use the word कि which form, which is in center of practical criticism, is it author, is it a society, या is it text? टेक्स्ट इज इन द सेंटर ऑफ प्रैक्टिकल। Yes, text is in center. क्वेश्चन नंबर 17 है। और फिर आगे उन्होंने ये, सॉरी यहाँ पे जब मैंने टेक्स्ट बताया तो एक पॉइंट छूट गया है। इग्नोरिंग सच एक्सट्रेनियस फैक्टर्स एज ऑथोरियल इंटेंशन, इसमें इग्नोर क्या किया जाता है? आथर का इंटेंशन एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। किस कॉन्टेक्स्ट में पोयम लिखा गया, इसका आथर क्या है, उसका बायोग्राफिकल स्टडी क्या है, उसका अपना क्या दुख है, क्या उसका रिफ्लेक्शन पोयम में, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। सब कुछ टेक्स्ट है, सब कुछ वर्ड्स ऑन द पेज है, सब कुछ ग्रेजुअल रीडिंग है, स्लो रीडिंग ऑफ द पोयम है, इस पर रहा है। द राइम स्कीम ऑफ मिल्टन सोनेट इज, इसे आपको खुद बताना है, ये कई बार हम लोगों ने बात किया हुआ है। उनके मिल्टन का सोनेट का राइम स्कीम कौन सा है? ए बी बी ए बी ए सी डी। Yeah, that's good. A, B, B, A, B, B, A, C, D, E, C, D. So the rhyme scheme of Milton sonnet is A, B, B, A, B, B, A, C, D, E, C, D. Now you find what? Now you find question number 18. And what is the sonnet? What is the rhyme scheme of Shakespearean sonnet? ए बी सी डी ई एफ जी जी। Yeah, A, B, C, D, E, F, G, G. That's good. That's good. A, B, C, D, E, F, G, G. Now you find question number 18. Paradise Lost is a work of John Milton published in 1667, written in ode या free verse, epic blank verse, elegy free verse, epic heroic couplet. आपको पता है ऑलरेडी या एपिक और ब्लैंक वर्स बी क्यों? या एपिक एक तो उसका जो फॉर्म है वह एपिक का फॉर्म है, और किस में लिखा गया? ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया। तो दो क्वेश्चन इसमें, 2 पॉइंट पूछा जा रहा है। पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन का वर्क है, 1667 में पब्लिश हुआ, 12 किताबों में है, उसको लेके यहाँ बात की गई है एक्सप्लेनेशन में। पैराडाइज लॉस्ट इज एन एपिक रिटन इन ब्लैंक वर्स बेस्ड ऑन वर्जिल्स एनीड। बेस्ड ऑन का मतलब कि जो वर्जिल की एनीड का मॉडल है, जो उनका लिटरेरी, चूंकि वर्जिल का जो एनीड है दैट इज द फर्स्ट लिटरेरी एपिक ऑफ द वर्ल्ड, सो दैट थिंग वाज इमिटेटेड बाय जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन ने उसी पैटर्न को इमिटेट किया है। कितनी किताबों में डिवाइड है? 12 किताबों में डिवाइड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसके बारे में सुना भी है। 19 है,
इन्वर्जन इज आल्सो नोन एज, इन्वर्जन को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? स्ट्रॉफ, इपोड या एनास्ट्रॉफ? इन्वर्जन को एनास्ट्रॉफ के नाम से जाना जाता है। और एनास्ट्रॉफ का क्या मतलब है, एक्सप्लेन किया गया है। इन्वर्जन आल्सो नोन एज एनास्ट्रॉफ, इन्वर्जन को एनास्ट्रॉफ के नाम से जाना जाता है। इज अ लिटरेरी टेक्निक, यह एक लिटरेरी टेक्निक होता है। इन विच द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वर्ड इज रिवर्सल, जिसमें क्या किया जाता है, जो नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स है उसको क्या कर दिया जाता है, रिवर्स कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, उसको रिवर्स कर दिया जाता है। in order to achieve a particular effect of emphasis or meter, केवल और केवल जो है क्या करने के लिए, इस चीज को करने के लिए कि उसका एक स्पेशल इफेक्ट पड़ता है, किस पर, मीटर पर जो है। जैसे अगर मैं ये कहूं कि जिस हिसाब से, अगर आपको याद होगा स्ट्रॉफ और एंटी स्ट्रॉफ का कॉन्सेप्ट, कि कैसे उसमें चीजों का अपोजिट किया गया था, इन द सेम वे यू फाइंड हियर कि जो इन्वर्जन है उसी का दूसरा नाम एनास्ट्रॉफ है। एनास्ट्रॉफ जो है आपका क्या है, इज अ लिटरेरी टेक्निक, यह एक लिटरेरी टेक्निक है। इन विच द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वर्ड, जिसमें जो नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वर्ड है उसको रिवर्स, जो नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वर्ड है उसको क्या कर दिया जाएगा, रिवर्स कर दिया जाएगा, उसको उल्टा कर दिया जाएगा। तो ये चीजें जो है जो जो रहती है, जैसे इफ आई से समथिंग की आई हैव अ बैग इन विच आई you can say कि I have put some books, पेंसिल, रबर, या इस तरह का अगर मैं वर्ड यूज करता चलूं। अब अगर आप इसको इन्वर्जन में करेंगे तो जो बैग है ऑलरेडी उसमें सब कुछ रखा गया है। बट इफ यू से कि आई हैव पेंसिल, रबर, थिंग 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 विच आई हैव पुट इन बैग, विच आई हैव टू पुट इन बैग, तो सबसे पहले उधर क्या आया था, उधर यह है कि आई हैव अ बैग इन विच आई हैव पुट दीज थिंग, लेकिन यहाँ पे आई हैव दीज थिंग विच आई हैव पुट इन बैग। सो दिस इज व्हाट, आप चीजों को, शब्दों को क्या कर रहे हैं, अगर कोई चीज पहले लिखा गया था उस पार्टिकुलर चीज को उसको चेंज कर रहे हैं। तो ये जो टेक्निक है आपका क्या है, दैट इज एनास्ट्रॉफ। तो इन्वर्जन इज नथिंग, इट्स एनास्ट्रॉफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हेन वी यूज रिपीटिशन ऑफ अ वाउल साउंड इज नोन एज, जब हम रिपीटिशन के रूप में वाउल साउंड का यूज करते हैं, ये तो आपको पहले से ही पता है, एजोनांस कहा जाता है, रिपीटिशन ऑफ वाउल साउंड। जब रिपीटिशन होगा किसका, वाउल साउंड का, तो उसको क्या कहा जाता है, एजोनांस कहा जाता है। इसमें जितने शब्द हैं सबको मैंने एक्सप्लेन किया है। एजोनांस इज द रिपीटिशन ऑफ अ वाउल साउंड, ये वाउल साउंड का रिपीटिशन होता है। एंड कांसोनांस इज द रिपीटिशन ऑफ द कांसोनांट साउंड, और वो किसका रिपीटिशन होगा, कांसोनांस, कांसोनांट साउंड का रिपीटिशन होगा। और जो एलिट्रेशन होता है उसमें नहीं कहा जाता कि एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट का रिपीटिशन होगा या वाउल का रिपीटिशन होगा। एलिट्रेशन में है कि एलिट्रेशन इज द रिपीटिशन ऑफ अ स्पीच साउंड इन अ सीक्वेंस ऑफ नियर बाई वर्ड्स। जो एलिट्रेशन होता है वह जो है अक्षरों की पुनरावृत्ति जिसका एक ध्वनि, एक समान ध्वनि एक लाइन में के शब्द जो नजदीक में आए हुए उनको लेकर के होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि जो उसका भी दो हिस्सा होता है, एजोनांस और कांसोनांस। एजोनांस में किसका रिपीटिशन है, एजोनांस इज द रिपीटिशन ऑफ अ वाउल साउंड एंड कांसोनांस इज द रिपीटिशन ऑफ अ कांसोनांट साउंड। कुछ एग्जांपल जैसे दिया गया है, गो, स्लो, ओवर द रोड। अगर आप देखिएगा इसमें जो रिपीटिशन आया किसका, ओ पूरे, गो, स्लो, ओवर द रोड। सो यू फाइंड कि ओ का रिपीटिशन हर, मोस्ट प्रोबेबली हर वर्ड में है। तो दिस इज व्हाट, अगर गो का ओ का रिपीटिशन है तो दिस इज व्हाट, दिस इज एजोनास। नेक्स्ट लाइन में है द लाइट, आई का रिपीटिशन ऑफ द फायर, आई का रिपीटिशन इज साइट, आई। सो यू फाइंड हियर आल्सो इन द सेम वे पीटर पाइपर पिक्ड अ peck of a pickled peppers, you find here. In the next way, Sally sells seashells beside the seashore. Sally, S-A, sells, C-S-E-A, shells, S-H-E, beside E, फिर C, show. So you find कि E का रिपीटिशन या इस तरह से, तो
ये जितने एग्जांपल्स हैं यू फाइंड कि एक इसका एजोनांस का। देन यू सी कि कॉन्सोनांस भी लिखा गया है। कॉन्सोनांस इज अ फिगर ऑफ स्पीच, जो कॉन्सोनांस है या फिगर ऑफ स्पीच है इन विच द सेम कॉन्सोनांट साउंड, जिसमें सेम कॉन्सोनांट साउंड रिपीट करता है। कॉन्सोनांस में बताया गया इस पे किसका होगा, कॉन्सोनांट्स का रिपीटिशन होगा या कॉन्सोनांट साउंड्स का। जैसे माइक लाइक्स हिज न्यू बाइक, अगर आप देखिएगा कि माइक लाइक्स तो यू फाइंड सेम साउंड, माइक लाइक्स हिज न्यू बाइक, बाइक लाइक माइक, किसका, के का जो साउंड निकल रहा है किसका निकल रहा है, के का निकल रहा है। तो ये किसका हो गया, ये आपका कॉन्सोनांस हो गया। बी है आई विल क्रॉल अवे विद द बॉल, आई विल एल का विल क्रॉल बॉल साउंड। ही स्टूड ऑन द रोड एंड क्राइड, ही स्टूड टी का ऑन द रोड, डी का ऑन द रोड, सॉरी डी का स्टूड रोड क्राइड, डी का टॉस द ग्लास एंड बॉस, एस का एस का एस का इट विल क्रीप एंड वीप, पी पी while you sleep, p when Billy looked at the trailer she smiled and laughed, d you find here looked, स्माइल्ड, लॉफ्ट। सो यू फाइंड इस तरह का साउंड जो है निकला, दैट इज व्हाट, दैट इज द कॉन्सोनेंट। देन यू फाइंड कि एलिट्रेशन को एक्सप्लेन किया गया कि एलिट्रेशन इज द रिपीटिशन ऑफ अ स्पीच साउंड, जो एलिट्रेशन है यह रिपीटिशन होता है स्पीच साउंड का इन अ सीक्वेंस ऑफ नियर बाई वर्ड्स, नजदीक आए हुए शब्द। इसमें कोई भी हो सकता है, कॉन्सोनेंस के भी फॉर्म में हो सकता है, एजोनांस के, लेकिन कॉन्सोनेंस और एजोनांस का बिल्कुल अंतर बता दिया गया कि जो एजोनांस है उसमें वाउल साउंड का रिपीटिशन होगा और कॉन्सोनांस में कॉन्सोनेंट साउंड्स का। लेकिन एलिट्रेशन में क्या किया गया, ये नहीं कहा गया कि इसमें कॉन्सोनांस का रिपीटिशन होगा या एजोनांस का, इसमें जो है कोई भी हो सकता है, दोनों मिक्सअप करके चल रहे हों। तो इस तरह से जैसे अगर देखिए पीटा पाइप पिग्ड, इसमें पी का भी चल रहा है, ई का भी चल रहा है। सो यू फाइंड एक इसका एग्जांपल हो गया पीटा पाइप पिक अ पिकल्ड, यू फाइंड कि ये साउंड जो चल रहा है दिस इज एलिट्रेशन। द वर्ड एलिट्रेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिटिरा, ये चीज ध्यान में रखिएगा, एलिट्रेशन जो आया हुआ कहां से आया है, लैटिन वर्ड लिटिरा से आया है, LITTERA। The word alliteration comes from the Latin word litera, meaning letter of the alphabet. Letter of the alphabet. It was first coined by the Italian humanist Giovanni Pontano। ये नया शब्द है कि एलिट्रेशन को सबसे पहले किसने कॉइन किया हुआ है, इटालियन ह्यूमैनिस्ट जियोवानी, स्पेलिंग क्या है, GIOVANNI, जियोवानी पोन्टानो, PONTANO, पोन्टानो। देन यू फाइंड व्हाट, देन यू फाइंड यूफेमिज्म। यूफेमिज्म क्या है, उसी में आया हुआ था वर्ड, उसी को एक्सप्लेन किया जा रहा है। यूफेमिज्म जो है ये एक ऐसा आप कह सकते हैं शैली है या शब्दों का ऐसा यूज करना हुआ जहां पे हार्श वर्ड ना यूज करके उसी को थोड़ा सा प्लीजेंट वे में रखा जाता है, सेंस वही निकलेगा, मीनिंग वही रहेगी, लेकिन जो है शब्द को जो है क्या कर दिया जाएगा, शब्द बहुत ज्यादा हार्श ना होकर के उसको उसकी जगह कुछ प्लीजेंट वर्ड को रखा जाता है। यूफेमिज्म एन इनऑफेंसिव वर्ड, ऐसा वर्ड जो इनऑफेंसिव हो, जो लोगों को बुरा ना लगे, आर फ्रेज या फ्रेज सब्स्टिट्यूटेड फॉर वन कंसीडर्ड ऑफेंसिव, और इनऑफेंसिव वर्ड या फ्रेज सब्स्टिट्यूट किया जाता है, रखा जाता फॉर वन, उसकी जगह जो कि क्या समझा जाता है, ऑफेंसिव समझा जाता है। तो ऑफेंसिव वर्ड को हटा करके इन ऑफेंसिव वर्ड जब यूज किया जाता है या रखा जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, यूफेमिज्म। तो यूफेमिज्म इज व्हाट, इट्स एन स्टाइल इन विच offensive word is removed away by using inoffensive words। और जैसे, और इसका संबंध किससे हो सकता है कि रिलीजन में भी बात की जाती है, सेक्स को लेकर के, डेथ को लेकर के एक्स्ट्रा उसमें देख सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे स्लीप हुआ, SLEEP। तो अगर स्लीप क्या है, स्लीप जो है इनऑफेंसिव वर्ड है या यूफेमिज्म है,
लेकिन उसके अलावा अगर कोई वर्ड यूज करता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स जो शब्द है यह ऑफेंसिव है। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स की जगह इफ एनीवन यूज द वर्ड कि वुड यू लाइक टू स्लीप विद मी, तो वो जो है यूफेमिज्म का एग्जांपल होगा। वुड यू लाइक टू स्लीप विद मी, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ what, it's an example of sleep. And instead of sleep, if anyone say ki would you like to have any sexual intercourse with me, that is what, that is offensive. So instead of sexual intercourse, the people use the word sleep. Then you find कि departed for the dead, जैसे कुछ लोग departed कर गए तो उनके लिए कौन सा वर्ड आता है, departed. relieve oneself for urinate, रिलीव वर्ड किसके लिए आता है, यूरिनेट के लिए, यूरिनेट के लिए। सो ये सब वर्ड है कि जहां पे जो है उसका यूज किया जाता है या इस तरह की स्टाइल डेवलप की गई है, यूफेमिज्म। मे आई नो, डिड यू गेट द पॉइंट, यूफेमिज्म? Yes, sir. Yes, sir. Got it, sir. Okay, that's good. Now there is a very important word, anaphora. Anaphora is very important in rhetoric and anaphora Greek। करें कि जो अगर देखा जाए rhetoric में जो anaphora है यह ग्रीक वर्ड से आया हुआ है जिसका मतलब होता है कैरिंग बैक, किसी चीज को पीछे की ओर ले जाना। कैरिंग बैक इज अ rhetorical डिवाइस, यह एक ऐसा डिवाइस है दैट कंसिस्ट्स ऑफ रिपीटिंग। एनाफोरा में कोई चीज रिपीट की जाएगी, लेकिन जो चीज रिपीट की जाएगी वो पूरी पोयम में रिपीट की जाएगी। अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, यह हो सकता है एक सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स का रिपीटिशन हो एट द बिगिनिंग्स ऑफ द नेबरिंग क्लासेस, देयरबाय लेंडिंग देम एम्फेसिस, और इनका यूज किया जाता है एम्फेसिस करने के लिए। तो एनाफोरा मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि यह ग्रीक वर्ड से आया जिसका मतलब होता है कैरिंग बैक, किसी चीज को वापस ले जाना। और यह एक रेटोरिकल डिवाइस है दैट कंसिस्ट्स ऑफ रिपीटिंग अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। इसमें सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स का यूज किया जाता है एट द बिगिनिंग ऑफ द नेबरिंग क्लासेस। और सबसे अच्छा एग्जांपल आप किससे समझेंगे, एग्जांपल से, जैसे शी इज इम्परफेक्ट, वह इम्परफेक्ट है, शी इज इम्परफेक्ट बट शी ट्राइज। शी इज गुड बट शी लाइज। शी इज हार्ड ऑन हरसेल्फ। शी इज ब्रोकन एंड वुड नॉट आस्क फॉर हेल्प। आई जस्ट वांट टू नो कि क्या चीजें बार बार रिपीट की गई है। सी एज सर। यस, शी इज। हर लाइन में मैंने बताया कि इसमें उन्होंने कहा है कि जो एनाफोरा उस चीज को कहा जाता है जिसमें कोई वर्ड, जिसमें कोई फ्रेज या कोई वर्ड या क्लास क्या होगा, वो चीज जो है पोयम के शुरू की हर लाइन में रिपीट होगा, पोयम की हर लाइन में रिपीट होगा। जब वो चीज हर लाइन में रिपीट होता है तब उसको क्या कहा जाता है, तब उसको एनाफोरा कहा जाता है। ऐसा क्यों करने के लिए किया जाता है, इम्फेसिस करने के लिए। तो इस पर इम्फेसिस किस पर किया जा रहा है, शी के लिए। शी इज इम्परफेक्ट, वह अपने में पूर्ण नहीं है, बट शी ट्राइज, लेकिन वह कोशिश करती है कि वह पूर्ण हो जाए। शी इज गुड, वह अच्छी है, बट शी लाइज, लेकिन वह झूठ बोलती है। शी इज हार्ड ऑन हरसेल्फ, वह खुद के प्रति हार्ड है। शी इज ब्रोकन, वह टूट चुकी एंड वुड नॉट आस्क फॉर हेल्प, लेकिन वह सहायता के को नहीं मांग रही है या सहायता लेने को तैयार नहीं है। ऐसे कई उदाहरण आप देखेंगे एनाफोरा का है जिसमें इस तरह की स्टाइल को एडॉप्ट किया जाता है। नेक्स्ट है एपिस्ट्रॉफ और एपीफोरा। नेक्स्ट है क्या है, एपिस्ट्रॉफ या एपीफोरा। इज रिपीटिंग वर्ड्स, इसमें भी शब्दों का रिपीटिशन होता है एट द क्लॉज एंड, जहां पे क्लॉज एंड होता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ एनाफोरा एंड एपिस्ट्रॉफ रिजल्ट इन सिम्प्लॉस। करें कि जब एनाफोरा और एपिस्ट्रॉफ दोनों मिलते हैं तब उसको क्या कहा जाता है, सिम्प्लॉस कहा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा कि जो एनाफोरा था, एनाफोरा में किसका वो था, उसमें जो है सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स का रिपीटिशन था एट द बिगनिंग, उसमें बिगनिंग में था। लेकिन जो एपिस्ट्रॉफ है इसमें वर्ड्स का जो है कहां पर होगा, क्लास के एंड में रिपीटिशन होगा। जैसे अगर आप देखिएगा उदाहरण के तौर पर, वेयर अफेक्शंस बियर रूल, जहां पे अफेक्शन चाहत में जो है नियम कानून लागू होते हैं। दियर रीजन इज सबड्यूड, वहां पर जो है तर्क को जो है, वहां पे तर्क के लिए जगह नहीं होती है। एक शब्द आया सबड्यूड,
और ये जो है क्लास के लास्ट में, चूंकि कामा हो गया है, ऑनेस्टी इज सबड्यूड, वहां पे ऑनेस्टी को सबड्यूड कर दिया जाता है। गुड विल इज सबड्यूड, गुड विल को सबड्यूड कर दिया जाता है। एंड ऑल द थिंग एल्स दैट विद स्टैंड इविल फॉर एवर आर सबड्यूड। तो यू फाइंड कि सबड्यूड जो है यह क्या है, यह एक ऐसा वर्ड है जिसका कई बार रिपीटिशन हुआ है और एक क्लास के एंड में हुआ है। तो इस तरह की टेक्निक को क्या कहा जाएगा, एपिस्ट्राफ या एपीफोरा कहा जाता है। और जब जो है कोई क्लास या कोई जो है सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स व्हेन इट इज गोइंग टू बी रिपीटेड इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम ऑफ ईच लाइन, हर लाइन के शुरू में रिपीट किया जाता है, तब उसको क्या कहा जाता है, एनाफोरा। तो आई थिंक यू गॉट इट। Yes, sir. Okay. So you got what? You got anaphora, you got epistrophe or epiphora. उसके बाद नेक्स्ट शब्द है सिम्प्लॉस। इन रेटरिक सिम्प्लॉस इज द फिगर ऑफ स्पीच, या एक फिगर ऑफ स्पीच है इन विच अ वर्ड और फ्रेज इज यूज्ड सक्सेसिवली at the beginning of two or more clauses or sentences, and another word or phrase with a similar wording is used successively at the end of them. It is the combination of anaphora and epistrophe. बस यही आप ध्यान में रखिएगा, it is the combination of anaphora and epistrophe. जब एनाफोरा और एपिस्ट्राफ दोनों स्टाइल एक पोयम में नजर आएगी या एक जगह पे एक पैसेज में नजर आएगा, तब उसको क्या कहा जाएगा, सिम्प्लॉस कहा जाएगा। व्हाट इज इट कॉल्ड, सिम्प्लॉस, SYMPLOC। आई थिंक यू गॉट इट। आगे उन्होंने कहा कि इट डिराइव्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, या ग्रीक वर्ड से आया हुआ है जिसका मतलब होता है इंटरवीविंग, चीजों को आपस में मिलाना। तो इसमें कौन सी चीज इंटरवीविंग की गई है, एनाफोरा एंड एपिस्ट्रॉफ। जब एनाफोरा और एपिस्ट्रॉफ दोनों इंटरवीविंग कर दिया जाएगा, इनको मिला करके जो है कोई पोयम या कोई पैसेज क्रिएट किया जाएगा, कंपोज किया जाएगा, तब उस चीज को क्या कहा जाता है, सिम्प्लॉस कहा जाता है। तो टुडे यू फाउंड व्हाट, टुडे यू फाउंड एनाफोरा, एपिस्ट्रॉफ एंड सिम्प्लॉस। एग्जांपल्स में दिए हैं कि व्हेन देयर इज टॉक ऑफ हैट्रेड let us stand up and talk against it. When there is talk of hatred, let us stand up and talk against it. When there is talk of violence, let us stand up and talk against it. So you can just find it here. Now the next word is, ये बहुत आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, पन। पन एक फिगर ऑफ स्पीच है जो प्ले ऑन वर्ड्स होता है, ये शब्दों का खेल होता है, इसमें एक वर्ड का एक से अधिक मीनिंग निकलता है। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसको कई बार मैंने बताया हुआ है कि लाइफ डिपेंड्स अपॉन लीवर। यहाँ पे लीवर में क्या है कि पन है, कैसे, चूंकि इसकी दो मीनिंग निकल रही है, एक लीवर बॉडी ऑर्गन और एक लीवर उसी का मतलब निकल रहा है जो जीवन को जीता है। तो जीवन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, लीवर पर डिपेंड कर रहा है, चाहे आप ये बॉडी ऑर्गन पर डिपेंड करता है, चाहे जीने वाले पे डिपेंड करता है। उसके बाद है एंड अम्बेसडर लाइज, यहाँ पे लाइज में है एंड अम्बेसडर लाइज, एक राजदूत जो है बाहर पड़ा रहता है, लाइज का मतलब पड़े रहना, अब्रॉड बाहर, फॉर द वेलफेयर ऑफ द नेशन, राष्ट्र के कल्याण के लिए, या एंड अम्बेसडर लाइज, या एक राजदूत बाहर पड़ा रहता है क्या करने के लिए, लाइज का मतलब झूठ बोलना भी होता है। तो लाइज जो वर्ड आया हुआ है दो शब्दों को लेकर, झूठ बोलना और पड़े रहना। तो एक राजदूत विदेश में झूठ बोलता है भारत मतलब वतन के कल्याण के लिए। तो ये दोनों चीज, तो पन क्या है, पन आपका प्ले ऑन वर्ड्स है। स्ट्रोफ जो है क्या है कि ये जो ग्रीक वर्ड था, उस ग्रीक वर्ड का पहला सेक्शन है, और उसमें होता क्या था कि जब सिंगर राइट से लेफ्ट की ओर जाते थे, राइट से लेफ्ट की ओर जाते थे या आगे की ओर मूव करते थे, फॉरवर्ड जिसको आप कहते हैं या गो अहेड कहते हैं, जब वो फॉरवर्ड जाते थे और जो स्टैंजा, चूंकि कोरल सॉन्ग होता था, वह ग्रुप जो गीत गाता था, तो उस गीत के उतने हिस्से को स्ट्राफ कहा जाता है। इसीलिए लिखा गया द फर्स्ट सेक्शन ऑफ एन एंशिएंट ग्रीक कोरल ओड आर ऑफ वन डिवीजन ऑफ इट, इट वाज सung बाय सिंगर, या सिंगर के द्वारा गाया जाता था व्हेन दे मूव फ्रॉम आर टू एल, आर का मतलब राइट, एल का मतलब लेफ्ट।
अ ग्रुप ऑफ लाइंस फॉर्मिंग अ सेक्शन ऑफ अ लिरिक पोएम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्ट्रॉफ है वह ओड का हिस्सा था और किस्सा का होरेशन ओड का। और होरेशन ओड में ये दिखाया गया था कि एक ग्रुप ऑफ सिंगर होते हैं और उसकी कुछ लाइनों को वो गाते हुए आगे की ओर जाते हैं या राइट से लेफ्ट की ओर जाते हैं, तो उस हिस्से को क्या कहा जाता था, स्ट्रॉफ कहा जाता है। जब वो लेफ्ट से राइट की ओर आते हैं तो उसको एंटी स्ट्रॉफ कहा जाता है। और जब वो एक जगह ठहर कर गाते हैं तो उसको इपोड कहा जाता है। तो बहुत ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, स्ट्रॉफ, anti-staff, epode. Already I have explained about this point कि staff, anti-staff and epode। राइट से लेफ्ट की ओर जाना स्ट्राफ, लेफ्ट से राइट की ओर जाना वो आपका एंटी स्ट्राफ, और कंडीशन एक जगह जो है स्टेशनरी कंडीशन रुक करके गाना, ये आपका क्या था, इपोड था। फिर उसके बाद एक शब्द आया हुआ एनास्ट्राफ। एनास्ट्राफ इज अ फिगर, ANASTROPH। एनास्ट्राफ इज अ फिगर ऑफ स्पीच, एक फिगर ऑफ स्पीच है इन विच द नॉर्मल वर्ड ऑर्डर ऑफ द सब्जेक्ट, जिसमें जो नॉर्मल वर्ड ऑर्डर ऑफ द सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, इसको चेंज कर दिया जाता है। क्या क्या चेंज किया जाता है, सब्जेक्ट को, वर्ब को और ऑब्जेक्ट का जो उसका ऑर्डर वो चेंज कर दिया जाएगा। और क्या चीज चेंज करके रखा जाएगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाएगा। फिर जब उसको बनाया जाता है ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है। बहुत सिंपल सा है। जैसे आई लाइक पोटैटोज, आई यहाँ पे आपका क्या है, आई शुरू में सब्जेक्ट है, लाइक आपका वर्ब है, पोटैटोज आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब यही चीज दोबारा लिखा गया है, पोटैटोज आई लाइक, पोटैटोज को मैं पसंद करता हूं। तो जो वहां पे पोटैटो आपका ऑब्जेक्ट था, अब ये यहाँ सब्जेक्ट बन गया। जो वहां पर जो है आई उधर था, आई जो कभी आपका सब्जेक्ट था वो जो है अब जो है वर्ब की जगह ले लिया, और जो है ऑब्जेक्ट की जगह थी वहां पे वर्ब चला गया। तो ये जो नियम होता है, इस तरह की चीजों को क्या कहा जाता है, एनास्ट्रॉफ कहा जाता है। एग्जाम्पल से आपको ज्यादा समझ में आएगा कि एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की स्थिति को बदल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है यूनिट ऑफ साउंड। करें जो यूनिट ऑफ साउंड होता है, दैट कंस्ट्रक्ट वर्ड, जिससे शब्दों का निर्माण होता है, उसको क्या कहा जाता है, सिलेबल। सिलेबल जो होता है वह शब्द का एक छोटा सा हिस्सा होता है, एक उसका यूनिट होता है, और उसमें हमेशा जो है वाउल साउंड जरूर निकलेगा। तो वो वही चीज क्या करता है, शब्दों का निर्माण करता है। तो उसमें ही बताया गया सिलेबल क्या है, इट इज पार्ट ऑफ वर्ड, या शब्द का हिस्सा होता है, और होल वर्ड, या कभी कभार पूरा शब्द होता है, वेयर साउंड स्टॉप्स नेचुरली, जहां पे हमारा साउंड रुक जाता है ड्यूरिंग प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन करते समय। जैसे अगर मैं ये कहूँ स्लो, SLOW, तो स्लो में क्या है, ये एक सिलेबल है और एक शब्द है, वन सिलेबल एंड वन वन वर्ड। बट इफ यू टेक माई नेम शमीम, तो इसमें जो है दो सिलेबल। कैसे, जब आप प्रोनाउंस करेंगे श देन मीम, श देन मीम, शमीम। तो इस तरह से आप वहां पे देखते हो दो सिलेबल है। आगे बताया गया इसी का जो ऑप्शन दिया गया उसके बारे में, टोन क्या है, टोन इज द क्वालिटी ऑफ साउंड, जो टोन है यह क्वालिटी ऑफ साउंड है, आर ऑफ सम बॉडीज वॉइस, या तो किसी की आवाज होती है, स्पेशली एक्सप्रेसिंग ऑफ अ पार्टिकुलर इमोशन, जिससे हमें जो है एक पार्टिकुलर इमोशन का पता चलता है। मीटर क्या है, मीटर द रिदमिक पैटर्न, जो मीटर है यह एक रिदमिक पैटर्न ऑफ अ पोएटिक लाइन है। इट हैज स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, इसमें स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होता है। राइम आल्सो स्पेल्ड राइम, लेकिन राइम क्या है, राइम को जो है दूसरा स्पेलिंग क्या है, राइम RIME है। द करेस्पॉन्डेंस ऑफ टू और मोर वर्ड्स, इसमें दो या दो से अधिक शब्दों को विद सिमिलर साउंडिंग, उसी साउंड के साथ फाइनल सिलेबल प्लेस्ड सो एज टू इको वन अनदर, उसको ऐसा रखा जाता है कि वे आपस में इको करें। राइम मैंने आपको बताया था कि सिमिलर वर्ड जो है विद सिमिलर साउंड व्हेन दे कम इन द एंड ऑफ द लाइन, तो उसको राइम कहा जाता है। राइम आपका मास्कुलिन भी होता है, फेमिनिन भी होता है, और ट्रिपल राइम है, आई राइम है, मिडिल राइम है, एंड राइम होता है। इस तरह से आप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है हाउ मेनी सॉनेट्स ऑफ शेक्सपियर वर पब्लिश्ड ऑल टुगेदर। शेक्सपियर के कितने सॉनेट एक साथ पब्लिश हुए हैं, 154 सॉनेट। शेक्सपियर कंपोज्ड 154 sonnets which published in 1609 by Thomas Tharpe. His sonnet has 3 quatrains and a couplet. Its rhyme scheme is AB AB CD CD EF EF GG। 1 से लेकर 126 तक WH को डेडिकेट है।
127 से 152 तक डार्क लेडी को डेडिकेट है, 153 से 154 तक क्यूपिड जो गॉड ऑफ लव है उनको डेडिकेट है। द थीम ऑफ हिज सॉनेट इज लव, ब्यूटी एंड टाइम। ये कई बार बताया जा चुका है, इसलिए इस पे मैं बहुत ज्यादा ध्यान नहीं आपको दिया। 154 सॉनेट कब पब्लिश हुआ? 1609 में। किसने पब्लिश किया? टॉमस थारपे ने किया है। 3 क्वार्टेंस और एक कपलेट है। राइम स्कीम ए बी सी डी ई एफ जी जी है। 1 से 126 तक डब्ल्यू एच को डेडिकेट है। 127 से 152 डार्क लेडी को डेडिकेट है। 153 से 154 क्यूपिड को डेडिकेट है, जो उसका थीम है लव, ब्यूटी एंड टाइम है। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच पोएटिक फॉर्म डज रिफ्लेक्ट ऑन डेथ और लॉस? कौन सा पोएटिक फॉर्म जो है डेथ या लॉस पर लिखा जाता है? एलिजी है। एलिजी के बारे में कहा जाता है, एलिजी इज अ लैमेंटिंग सॉन्ग ऑन द डेथ ऑफ समवन और द लॉस ऑफ थिंग। क्वेश्चन नंबर 25 है, द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम डोवर बीच इज? जो उसका सेंट्रल थीम है वो क्या है? ए। सीधे सीधे ए पे बात करिए, मैन, द नेचुरल वर्ल्ड एंड लॉस ऑफ फेथ। जो मैन है, जो उस नेचुरल वर्ल्ड का जो रहने वाला है और उसमें जो विश्वास की कमी है, यह उसका थीम है। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम डोवर बीच? उसका टोन पिसिमिस्टिक है, निराशावादी टोन है, क्योंकि खुद एलिजाइक नोट में है, ह्यूमन मिजरी वहां पर है और खुद मैथ्यू आर्नल्ड पिसिमिस्टिक पोएट रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर बुक पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इसमें से कौन सा मैच्ड नहीं है? अर्नोल्ड वाला मैच नहीं है। अर्नोल्ड ने चर्च गोइंग नहीं लिखा था। चर्च गोइंग के राइटर का नाम है फिलिप लार्किन। जो चर्च गोइंग पोयम है उसको फिलिप लार्किन ने लिखा था। पी से फिलिप, एल से लार्किन। चर्च गोइंग इज द पोयम ऑफ डब्ल्यू, ये गलत है। चर्च गोइंग इज द पोयम ऑफ फिलिप लार्किन। फिलिप लार्किन। अर्नोल्ड कंपोज डोवर बीच। क्वेश्चन नंबर 28 है, आइडेंटिफाई द मीटर इन विच द हीरोइक कपलेट इज रिटन? हीरोइक कपलेट किसमें लिखा जाता है? हम सबको पता है कि आयाम्बिक पेंटामीटर में। ब्लैंक वर्स भी आयाम्बिक पेंटामीटर में और हीरोइक कपलेट भी। आंसर दिया गया आयाम्बिक पेंटामीटर, इट हैज 5 फीट। आयाम्बिक पेंटामीटर 5 फीट होता है, 10 सिलेबल होता है। अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इज फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड वन। हीरोइक कपलेट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय चौसर। चौसर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था लीजेंड ऑफ गुडुवेन में, कैंटरबरी टेल्स में। इट वाज मेड पॉपुलर बाय ड्राइडेन, इसको ड्राइडेन ने पॉपुलर किया। अलेक्जेंडर पोप ने इसको परफेक्ट बनाया, एस्टैब्लिश किया। इट वाज एन आइडियल मीटर ऑफ ऑगस्टन एज। एक चीज कई बार बता चुके, वो तो आया था, एक्सप्लेन कर दिया गया है, बस उसमें आपको ध्यान रखना कि क्या क्या चीजें हैं। जब भी कभी आएगा हीरोइक कपलेट किसमें होता है, या हीरोइक कपलेट आपका आयाम्बिक पेंटामीटर में होता है, ब्लैंक वर्स भी आयाम्बिक पेंटामीटर में होता है। दोनों में फर्क यही होता है कि ब्लैंक वर्स अनराइम्ड होता है और हीरोइक कपलेट आपका राइम्ड होता है। और जो भी आयाम्बिक पेंटामीटर है उसमें 5 फीट 10 सिलेबल है। अगर आयाम्बिक पेंटा वर्ड आ रहा है तो पहला सिलेबल अनस्ट्रेस्ड होगा, दूसरा स्ट्रेस्ड होगा। इसको सबसे पहले चौसन ने यूज किया था अपनी किताब लीजेंड ऑफ गुडुमेन में और कैंटरबरी टेल्स में। जॉन ड्राइडेन ने इसको पॉपुलर बनाया था, अलेक्जेंडर पोप ने इसको परफेक्ट बनाया था। आई थिंक कि यू गॉट इट। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो यू कैन से। थोड़ा सा बाद में मैं फास्ट चला क्योंकि कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो कई बार इसी क्लास में डिस्कस हुआ है। जितनी बार हुआ उतनी बार आपका रिवीजन हो जा रहा है। इफ यू वांट टू से समथिंग, या अगर आपका